नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवा ध्वजारोहण करेंगे। ये मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इथियोपिया की ज्वालामुखीय राख भारत पहुंचने के कारण डीजीसीए ने विमानन कंपनियों से ज्वालामुखीय राख से प्रभावित इलाकों से बचने को कहा है। भारत और अफगानिस्तान ने वस्त्र उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर वार्ता की है और भारत ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री सप्त मंदिर भी जाएंगे। ये मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी से संबंधित हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का शेषावतार मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे रामलला गर्भगृह में भी दर्शन करेंगे। लगभग दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ये मंदिर के निर्माण के पूरा होने और राष्ट्र की एकता तथा पारंपरिक विरासत के उत्सव का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। राम और माता सीता की विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में होने वाला है। ये दिन 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को भी दर्शाता है, जिन्होंने 17वीं सदी में अयोध्या में लगातार 48 घंटों तक ध्यान किया था। आज जो धर्म ध्वजा फहराई जाएगी उसमें 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ ओम अंकित है। ये ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नगर स्थापत्य कला के अनुरूप बने शिखर पर फहराया जाएगा, जबकि मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला परंपरा में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर की स्थापत्य कला की विविधता को दर्शाता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। वे भगवान श्री कृष्ण के शंख के सम्मान में बनाए गए नवनिर्मित भवन पांचजन्य का भी उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज दोपहर 2:56 पर सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। कपाट बंद होने के मौके पर बद्रीनाथ धाम को करीब 12 टन फूलों से सजाया गया है। इस अवसर का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम में 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू हो गई थीं। गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट बंद होने के बाद ऋचाओं का वाचन भी बंद हो गया है। सोमवार को माता लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस वर्ष 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। इस बार 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 4 धाम में दर्शन करने वालों की संख्या 51 लाख तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 48 लाख थी। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष 16,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अक्षय सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से 99% से ज्यादा गणना प्रपत्र मतदाताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 50 करोड़ 50 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ था। उद्योग और संस्थानों के संघ ने 4 श्रम संहिताओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके शर्मा ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे आधुनिक, पारदर्शी और समान श्रम रूपरेखा के निर्माण के लिए सरकार की दूरदर्शी प्रतिबद्धता का पता चलता है। एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने देश में 4 श्रम संहिताएं लागू किए जाने का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम कहा है। एसोसिएशन के महासचिव एसएन भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई श्रम संहिताओं के तहत गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को समानता प्रदान की है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी जो गीगा वर्कर्स थे, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, इनको ये सुविधा नहीं था। अभी नए श्रम कानून से जो गीगा वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को सबको प्रधानमंत्री जी ने इक्वल पैरिटी दे दिया और मजदूरों के वर्ग में जो गीगा वर्कर्स थे, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा। नेशनल फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय सचिव राकेश मणि ने कहा है कि नई श्रम संहिताएं भविष्य में श्रमिकों के लिए काफी लाभकारी होंगी। अंग्रेजों के बनाए कानून जो केवल अपने उद्योग के लिए वो करना चाहते थे, उस पर हट करके भारत सरकार ने जो ये बनाया है, ये भविष्य में मजदूरों के लिए अति लाभकारी होगा। क्योंकि बहुत से जगहों पे नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, रजिस्टर पे नाम नहीं रहते हैं। इन सब चीजों में सरकार ने बहुत ही गंभीरता से कानून को बनाया है और जवाबदेही तय की है। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठते धुएं और राख का गुबार कल रात भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों तथा पंजाब को पार कर गया है। एक रिपोर्ट। ज्वालामुखी के इस गुबार से दृश्यता में कमी आई है और इसके पूर्व की ओर बढ़ने से हवाई यातायात बाधित हुआ है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कल विमान संचालन कंपनियों और हवाई अड्डों को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। इस बीच आकाशा एयर, इंडिगो और KLM विमानन कंपनियों ने कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को लगभग 10,000 वर्षों में पहली बार फटा। इससे लाल सागर के पार ओमान और यमन की ओर विशाल राख का गुब्बार उठा और पूर्व की ओर बढ़ गया। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि बादल की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक है। ये गुबार पूर्व की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए इससे भारत में एक ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 15 सदस्यों ने कल आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर लगभग 50 लाख रुपए का इनाम था। इस समूह ने सुकमा जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के सामने आत्मसमर्पण किया। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने कहा कि ये कुख्यात माओवादी माडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद बढ़ते डर का नतीजा है। जिला सुकमा में कल पुलिस और सीआरपीएफ सामने 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 15 नक्सलियों में 4 नक्सली PLGA बटालियन नंबर 1 के हैं। अन्य नक्सली कोंटा एरिया कमेटी, इस्टाराम एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी के सदस्य हैं। सभी नक्सली जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके अलावा सुकमा जिले में जो कैंप खुले जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किए हैं। सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत सभी नक्सलियों को लाभ दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दरें घटाने के बाद 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया कि अगली पीढ़ी के GST सुधारों से स्टेशनरी सामान पर दरें घटने की वजह से शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने विद्यार्थियों और स्टेशनरी उद्योग को बड़ी राहत प्रदान की है। स्टेशनरी उत्पाद जैसे पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, मैप और चार्ट जो पहले 12% कर श्रेणी में आते थे, अब पूरी तरह से कर मुक्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही रबड़ पर भी जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इन सुधारों से परिवारों के घरेलू खर्च में कमी आई है और स्टेशनरी बाजार में बिक्री को भी बढ़ावा मिला है। इस कर कटौती से शिक्षण सामग्री अब और अधिक किफायती हुए हैं, वहीं उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है। इन उत्पादों पर जीएसटी कम होने से न सिर्फ स्टेशनरी सस्ती हुई है, बल्कि पूरे देश में शिक्षा की पहुंच भी बेहतर हुई है। सौम्या के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और अफगानिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वस्त्र क्षेत्र में प्रगाढ़ सहयोग के रास्ते तलाशने पर चर्चा की है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय के व्यापार सलाहकार ए बिपिन मैनन से मुलाकात की। अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक संबंध महानिदेशक शफीउल्लाह आजम कर रहे थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के रास्तों पर चर्चा की, जिसमें अफगान कपास किसानों के लिए तकनीकी समर्थन और प्रशिक्षण, शिपमेंट और वीजा की सुविधा और दोनों देशों के उद्योग निकायों के बीच निकट संपर्क शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने वस्त्र पारिस्थितिकी को मजबूत करने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और कपास तथा वस्त्र मूल्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले किसानों के लिए प्रशिक्षण सुविधा बढ़ाने की अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। दोनों देशों के बीच वस्त्र व्यापार संबंध का बहुत महत्व है। भारत अफगानिस्तान को वस्त्र और कपड़ों की आपूर्ति के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफी में फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, प्रोड्यूसर्स और फेस्टिवल क्यूरेटर्स ने मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है, जिनका कल निधन हो गया था। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जीत युवाओं को प्रेरित करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद मुनीश जी। आज सभी समाचार पत्रों ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के देहावसान के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर सुर्खी है, अलविदा धर्मेंद्र, हर आंख हुई नम। अखबार ने उनके हालिया मुस्कुराते हुए चित्र के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शोक संदेश को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, मेरे महबूब तुझे सलाम। पत्र ने मशहूर फिल्म शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर की यादों के जरिए दिवंगत धर्मेंद्र के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। आज अयोध्या राम मंदिर और कुरुक्षेत्र में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने आनंदपुर साहिब, अमृतसर और तलवंडी साबो में शराब और तंबाकू की बिक्री पर रोक के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार की सुर्खी है, तख्तों के 3 शहर पवित्र नगरी घोषित। नवभारत टाइम्स ने इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी के राख के दिल्ली एनसीआर तक को प्रभावित करने की आशंका को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर फहराएंगे भगवा ध्वज। ये ध्वजारोहण मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक। प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। भारत और अफगानिस्तान ने वस्त्र उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर वार्ता की है। और भारत ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।